हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर संस्कृत शिक्षण के 2016 से लेकर 2022 तक जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को सॉल्व कराने वाली हूँ। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से देखिएगा और स्किप मत करिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि एक एक पॉइंट मैं आपको समझाते हुए चलूँगी कि क्या चीज़ें कहाँ पर है और कहाँ पर ट्रिक लगनी है, वहाँ पे ट्रिक भी आपको बताऊंगी। ठीक है। बहुत से हमारे प्रशिक्षु ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि मैम मुझे विभक्ति और वचन अलग से पढ़ा दीजिए। तो कोशिश तो मैंने बहुत सोचा, तो मैंने बहुत था कि मैं आपको संस्कृत की क्लासेस ऐसे दूंगी कि आप भी सोचोगे कि हाँ मैंने किसी से संस्कृत पढ़ी थी। ठीक है। एकदम संस्कृत का जो डर है ना वो आपके मन से निकल जाता। सोचा तो ये था, लेकिन आपकी एग्ज़ाम डेट इतनी पास आ गई है और जो आपकी एग्ज़ाम डेट है ना 26-27, वो आपकी यही सोच कर चलिए कि वही आपकी एक बार देखिए, एक बार डेट शीट अगर आपकी आ जाती है तो फिर वो चेंज नहीं होती है। आप इस उसमें मत रहिए कि वीडियो की एग्ज़ाम है तो इसलिए आपकी डेट शीट चेंज हो सकती है। तो बहुत ही मुश्किल है कि आपकी डेट शीट चेंज हो। ठीक है। तो आप आराम से पढ़िए और ध्यान से आप आराम क्या, आप मतलब अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए। यही सोच कर पढ़िए कि एग्ज़ाम आपके 26 को ही है। हालांकि सोच के क्या आपको पढ़ना ही है, ये सोच कर कि एग्ज़ाम आपके 26-27 को ही है। आप ये मत सोच कर पढ़िए कि वीडियो का एग्ज़ाम है, हो सकता है आपका जो पेपर है वो पोस्टपोन हो जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। चलिए, बाकी अगर मुझे कोई ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती है, सही तरीके से अगर न्यूज़ मिलती है, ये तो एक इधर उधर से थोड़ा बहुत पेपर में निकला है तो थोड़ा बहुत ये बता दिया गया है, लेकिन ऑथेंटिक न्यूज़ अगर आती है, पीएनपी से अगर कोई न्यूज़ आती है तो ही मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। ठीक है। तो पेपर आपके वही 27, 28, 29 या जो भी थे 26, 27, 28, यही आप इसको ही मानकर पढ़िए। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं संस्कृत के 2016 पेपर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न को। चलिए, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपके सभी डाउट्स को भी क्लियर कर दूंगी, लेकिन थोड़ा सा मैं आपके पहले ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को हर सब्जेक्ट के सॉल्व करा दूं। जो कुछ रह गए हैं आपके पेपर से पहले, ये सॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर मुझे टाइम मिला और तो मैं ज़रूर आपको सारी चीज़ें आपके डिमांड से पढ़ा दूंगी। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, चिक्रोड़ा, मकरा, सरिका और मराला शशका शब्दों में से किन्हीं दो शब्दों का हिंदी अर्थ लिखिए। ठीक है। चलिए, क्या बोला गया है? चिक्रोड़ा। चिक्रोड़ा को हम जो है संस्कृत में, जो चिक्रोड़ा है इसको हम हिंदी में गिलहरी कहते हैं। गिलहरी को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? चिक्रोड़ा कहते हैं। मकरा, मकरा जो है हम घड़ियाल को कहते हैं। सारिका मतलब होता है मैना और मराला मतलब होता है हंस या बतख। ठीक है। शशका मतलब होता है खरगोश। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चाहिए के अर्थ में हम किस लकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है। क्या कहा गया है? अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कहा गया है कि चाहिए के योग में हम किस लकार का प्रयोग करते हैं। तो चाहिए के योग में हम किस लकार का प्रयोग करते हैं? चाहिए के अर्थ में हम विधि लिंग लकार का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? विधि लिंग लकार का प्रयोग करते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम भी इसको स्किप मत करिएगा। किसका प्रयोग करते हैं? विधि लिंग लकार का। ये आपका रिपीट कर सकता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपसे इतना पूछा गया है कि पितर शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है। क्या कहा है? पितर शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है। चलिए, तो आपको पता है पितरी जो है, पितरी शब्द में देखिए किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो पितरी आपका कहाँ है? यहाँ है। देखिए, सप्तमी विभक्ति है। ठीक है। पितरी में कौन सी विभक्ति ली गई है? सप्तमी विभक्ति। ये क्या है? सप्तमी विभक्ति एक वचन है। क्या है? सप्तमी विभक्ति एक वचन। ध्यान दीजिएगा, मैंने ऐसे ही आपको वहां पे ट्रिक नहीं दी थी। मैंने आपको क्या बताया था कि आपकी नोट कर लीजिए कॉपी और पेन लेकर कि आपकी सप्तमी विभक्ति हो गई, आपकी तृतीय विभक्ति हो गई, आपकी पंचमी विभक्ति होगी और आपके वचन में आपके बहुवचन और एक वचन, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों वचन से पूछा जाता है। द्विवचन से एक भी क्वेश्चन नहीं होते हैं। जो भी क्वेश्चन आपसे होते हैं वो एक वचन और बहुवचन से पूछे जाते हैं। ठीक है। ज्यादातर एक वचन और बहुवचन से पूछे जाते हैं। तो ये आपको क्या है? आपको
चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति बहुत अच्छे से याद करनी है। मैंने आपको ट्रिक बताई है, अगर आपने नहीं देखी तो जाकर देख लीजिएगा। तो देखिए इसमें भी सप्तमी ही विभक्ति पूछा है। क्या कहा है कि पितरी जो है वो कौन सी विभक्ति है, तो इसमें ये विभक्ति सप्तमी विभक्ति और कौन सा वचन है, एक वचन है। ठीक है, पितरी किसमें आया है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भविष्यत काल को दर्शाने के लिए किस लकार का प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता है कि जो भविष्यत काल होता है यानी भविष्य काल जो होता है, इसमें हम लिट लकार का प्रयोग करते हैं, यानी जो लिट लकार होता है ये हमारा भविष्यतम काल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लट लकार आपका क्या होता है, वर्तमान काल होता है। ठीक है, और आपको पता है कि अभी आपने पढ़ा विधि लिंग लकार का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, चाहिए के अर्थ में करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछा गया कि 19 को हम कैसे लिखते हैं। देखिए कुछ आपके गिनतियां भी हैं जो आप नोट कर लीजिएगा, साथ ही साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट गिनतियां भी बता दे रही हूँ संस्कृत की। जैसे 16 आपसे बहुत पूछा जाता है, 19 आपसे बहुत पूछा जाता है, 29 आपसे बहुत पूछा जाता है, 39 बहुत पूछा जाता है। ठीक है, ये ऐसे आपके गिनतियां हैं जो सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, चलिए 19 संख्या को संस्कृत में किस प्रकार लिखा जाता है, तो 19 संख्या को संस्कृत में हम क्या लिखते हैं, ऊनविंशति। यहाँ पे ता में छोटी की मात्रा होगी, यहाँ पे ता में बड़ी की मात्रा नहीं होगी। एकोनविंशति, यहाँ पे भी ता में छोटी की मात्रा होगी, या इस तरीके से लिखते हैं ऊन विंशति। ठीक है, थोड़ी सी मात्रा आपके नंबर काट देगी। ठीक है, तो क्या होता है ऊनविंशति या एकोन विंशति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा गया है, लास्ट क्वेश्चन है कि संप्रदान कारक का प्रयोग किस विभक्ति के लिए किया जाता है। तो आपको पता है कि संप्रदान कारक का प्रयोग चतुर्थी विभक्ति के लिए किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संप्रदान कारक का प्रयोग किस विभक्ति के लिए किया जाता है, चतुर्थी विभक्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, आपको पता है कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, देखिए चौथी बार आया, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, तो इस संप्रदान क्या है आपका, चतुर्थी विभक्ति है। समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला आपका प्रश्न पत्र है, प्रश्न पत्र 2017, और देखते हैं इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। देखिए मैं भी बहुत चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को हर चीज़ डिटेल में पढ़ा दूँ, संस्कृत को तो एकदम ट्रिक से आपको अनुवाद कराना सिखा दूँ, हर चीज़ सिखा दूँ, लेकिन टाइम बहुत कम है। जल्दी जल्दी मैं आपको पहले एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कवर करा दूं, जिससे आपके 90+ मार्क्स पूरे बनने हैं, तो इसको पहले कवर करा दूं। ये अगर आपने पढ़ लिया तो आराम से आपका हो जाएगा, एकदम परेशान मत होइए। विभक्ति मैंने जैसे आपको ट्रिक बताई है, सिर्फ उस ट्रिक को आप याद रखिएगा। आगे आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि वो ट्रिक हमारी कितनी लाजवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पशु पक्षियों के नाम संस्कृत में लिखिए। तो देखिए आपको पशु और पक्षियों के नाम बहुत अच्छे से रट लेने हैं, इसकी तो भाई कोई ट्रिक नहीं है, इसको तो रटना ही पड़ेगा। पशु और पक्षियों के नाम कभी कभी वो खुद से नाम देकर पूछ लेता है तो ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर इस तरीके से पूछ ले, 2 पशुओं के नाम या 2 पक्षियों के नाम या 4 पक्षियों के नाम, पशुओं के नाम बताइए संस्कृत में, या फलों के नाम, तो बेटर रहता है। जो भी आपको याद है आप लिख देते हो, लेकिन अगर वो खुद आपको क्वेश्चन देता है कि इस जानवर के या इस पशुओं के या इस पक्षियों के नाम बताइए, तो थोड़ा सा आप लोगों के नंबर कटने की आशंका होती है, क्योंकि अगर आपको उसका नहीं आता होगा हिंदी में अनुवाद या संस्कृत में अनुवाद, तो आप या संस्कृत में अर्थ नहीं आता होगा तो आपको दिक्कत हो जाती। जैसे गधा, गधा को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, गर्दबह कहते हैं और खरा कहते हैं, खर बोलते हैं ना, खरा। ठीक है, नेक्स्ट है तोता। तोता का होता है शुका, और क्या होता है कीर, क्या बोलते हैं कीरा, क्या बोलते हैं कीरा। नेक्स्ट है मछली। मछली तो आपको पता है मत्स्य पालन ही होता है, मछली पालन को कहते हैं। तो मत्स्य और मीना कहते हैं, मीन जैसी आंखें है ना, तो मीना। ठीक है, बकरी को हम क्या कहते हैं, अजाह कहते हैं, और यहाँ पे बकरा होता है तो अजाह हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है, सेकंड क्वेश्चन, चलिए पढ़ लेते हैं। कहा गया है कि मुनि भी शब्द के विभक्ति में कौन सा वचन है।
यानी मुनि भी शब्द में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है? तो ये जो आपका मुनि भी है, इसमें कौन सी विभक्ति है? इसमें आपकी तृतीय विभक्ति और कौन सा वचन है? इसमें आपकी तृतीय विभक्ति और ये बहुवचन है। मैंने आपको भी वाला बताया था, देखिए ट्रिक, भी वाला आ गया ना। भी मैंने किस में बताया था? बहुवचन में बताया था। और कौन सी विभक्ति बताई थी? तृतीय विभक्ति बताई थी। अगर आपने ट्रिक नहीं पढ़ी, जल्दी से पढ़िए, मैंने वही चीजें बताई। आपने कहा मैम मुझे प्रथम नहीं बताया, द्वितीय नहीं बताया, तृतीय। अरे भाई, जो पूछा जा रहा है पेपर में उसी को बता रही हूँ। आप ज्यादा क्यों पढ़ रहे हो? वही पढ़ो ना जो आपके पेपर में पूछा जा रहा है। तो मुनि भी, जहां पर भी लगेगा वहां पर कौन सी विभक्ति होगी? जहां पर भी लगेगा वहां पे तृतीय विभक्ति, कौन सा वचन होगा? बहुवचन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया है कि युष्मभ्यम शब्द किस विभक्ति और वचन में है? तो युष्मभ्यम शब्द जो है वो आपका किस विभक्ति और वचन में है? तो वो आपका युष्मभ्यम जो है ये आपका कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है। और कौन सा वचन है? ये बहुवचन है। चलिए देख लेते हैं, बहुवचन है ना। हाँ, ये कौन सा वचन है? ये बहुवचन है। और कौन सी विभक्ति में आया है? चतुर्थी विभक्ति में। ठीक है, तो विषमभ्यम कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है और बहुवचन में पूछा गया। इसमें पूछा गया ना, ये एक वचन, ये बहुवचन, तो ये बहुवचन में पूछा गया है। समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि संस्कृत में पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, या संस्कृत में पुरुष कौन कौन से होते हैं, या फिर पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है। एक तो पुरुष पूछे जाते हैं कि कितने पुरुष होते हैं, कितने वचन होते हैं, कितने लिंग होते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपको अच्छे से रटी होनी चाहिए। ठीक है, तो संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं, नाम लिखिए। तो आपको पता है कि संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, प्रथम वो होता है जैसे कि मैं, ठीक है, और मध्यम वो होता है जिससे आप कोई बात कह रहे हो, और उत्तम वो होता है जो आपके सामने नहीं है और उसकी बात कर रहे हो, जैसे मैं। ठीक है, ये क्या हो गया? मध्यम हो गया, मैं और तुम। और क्या हो गया? फिर क्या हो गया? और जिससे आप बात कह रहे हो वो आपका क्या हो गया? सॉरी, मैं प्रथम पुरुष हो गया। मध्यम जो आपका हो गया तुम, तू, ये सब मध्यम हो गया। और उत्तम आपका क्या हो गया? वह, यह, उसका। ठीक है, इस तरीके से। तो संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं? 3 होते हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम। यही आपके हिंदी में भी होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है। उत्तर नंबर आपका प्रश्न नंबर 5 क्या कहा गया है? चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 कहा गया, देखिए संस्कृत में कुछ वाक्य दिए होते हैं जिनके आपको अनुवाद बनाना होता है, जिनके बारे में अर्थ बताना होता है। ठीक है, न्यायायत पथम प्रविचलंती पदम ना धीरा, यानी इसका मतलब ये कहा गया है कि वीर पुरुष अथवा धैर्य पुरुष, यानी जो वीर पुरुष होते हैं, साहसी पुरुष होते हैं, या धैर्य पुरुष जो होते हैं, धैर्य रखने वाले जो पुरुष होते हैं, वो न्याय के पथ पर कभी विचलित नहीं होते। विचलित का मतलब होता है कभी भी भटकते नहीं हैं। ठीक है, उनको कितने भी आप भटकने की कोशिश करो, उनको कितनी भी भटकाने की कोशिश करो, वो कभी भटकते नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि आपसे पूछा गया है कि संस्कृत में लकार कितने होते हैं, नाम लिखिए। देखिए वैसे तो संस्कृत में आपके 10 लकार होते हैं, लेकिन मेन जो होते हैं वो आपके 5 होते हैं। कौन कौन से? लट लकार जिसे हम वर्तमान काल कहते हैं, लिट लकार जिसे हम भविष्य काल कहते हैं, लोट लकार जिसे हम आज्ञा एवं आशीर्वाद कहते हैं, और यहाँ पे लंग लकार, यहाँ पे लिंग लकार हो गया, यहाँ पे बिंदी लगी होगी, लिंग लकार, यहाँ उसको हम भूतकाल कहते हैं, और विधि लिंग लकार जो क्या होता है, जिसे हम चाहिए के अर्थ में लिखते हैं। ठीक है, तो ये लकार आपको एकदम रटे होने चाहिए। कभी कभी पूछ लेता है कि चाहिए के अर्थ में किस लकार का प्रयोग किया जाता है, या कभी पूछ लिया जाता है कि वर्तमान काल में किस लकार का प्रयोग किया जाता है, या इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि लट लकार में हम किस काल का प्रयोग करते हैं, या किस काल में प्रयुक्त होता है, इस तरीके से पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए फिनिश हो गया आपका 2017 का भी पेपर। अब शुरू करते हैं 2018 का पेपर और देखते हैं किस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर भी सब्जियों और फलों के नाम दे दिया गया है लिखकर, और आपको इसको बताना है। तो फलों के नाम, सब्जियों के नाम,
ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे जामुन हो गया, करेला हो गया, आम हो गया, अमरूद हो गया, ठीक है, पपीता हो गया। इस तरीके से कुछ आपको, यानी कि आपको कम से कम तो 50 तो याद ही कर लेने हैं। आप 50 के आप डेली सुबह उठो, सबसे पहला काम क्या करो, संस्कृत के आप मोबाइल उठाओ, सर्च करो, गूगल पे जाओ, सर्च करो कि संस्कृत के फलों के नाम संस्कृत में, ठीक है, या संस्कृत में फलों के नाम, फूल और आपके क्या बोलते हैं सब्जियों के नाम, पक्षियों के नाम, पशुओं के नाम सर्च करो और डेली उनका रिवीजन करो, डेली उनको देखते रहो। अब देखते देखते ही आपको सब वो क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, जामुन, आम, कद्दू और करेला का संस्कृत में नाम आपको बताना है, ठीक है। चलिए, तो संस्कृत में हम जामुन को क्या कहते हैं, तो संस्कृत में हम जामुन को क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। जम्बू फलम, यहाँ पे माँ में हलंत होगा, ठीक है। जब भी फलम लिखते हैं तो माँ में हलंत लगाते हैं, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो जामुन क्या है, जम्बू फलम कहते हैं। आम को हम आम्रम और आम फलम भी कहते हैं, ठीक है। कद्दू को हम अलाबू कहते हैं, क्या कहते हैं, अलाबू। करेला को हम कारविल्लाह कहते हैं, क्या कहते हैं, कारविल्लाह कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि विदुषा शब्द किस विभक्ति और वचन में है। आप अपने आप से बिना देखे बताइए, क्योंकि मैंने आपको बताया था सा और शा किस विभक्ति और किस वचन में आता है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल भी हम आपको दिखाएंगे नहीं, आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रिक मैंने आपको बताई भी थी, उसमें विदुषा के बारे में बताया भी था, ठीक है। अगर आपने ट्रिक देखी होगी तो तुरंत आप कर लिए होंगे। तो विदुषा शब्द किस विभक्ति और किस वचन में आया था, आपको पता है। जो विदुषा शब्द है ये आपका किस विभक्ति में आया था, ये आपकी तृतीय विभक्ति और एक वचन, किस में आया है, तृतीय विभक्ति एक वचन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है युष्मद शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप लिखिए। तो युष्मद शब्द का द्वितीय विभक्ति और बहुवचन का रूप लिखना है। तो द्वितीय विभक्ति ये हो गई हमारी, और इसमें बहुवचन का रूप क्या है, युष्मान, तुम सबको, ठीक है। तो द्वितीय विभक्ति में हमारा जो युष्मत शब्द का जो द्वितीय विभक्ति बहुवचन क्या होगा, युष्मान हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, युष्मान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है वृक्ष शब्द रूप है, इसमें किस वृक्ष शब्द रूप में क्या पूछा गया है, चलिए देखते हैं। पूछा गया है कि वृक्ष शब्द रूप का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप लिखिए। क्या लिखना है, पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप लिखिए, ठीक है। तो देखिए पंचमी विभक्ति में क्या है, एक वचन, वृक्ष का क्या हो जाएगा, वृक्षांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वृक्ष का वृक्षांत, ठीक है, वृक्षांत हो जाएगा। देखिए इसकी भी ट्रिक बहुत अच्छे से मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन टाइम मैनेज करते हुए ही मैं आपको बताऊंगी। जल्दी जल्दी से, इधर मैं आपको सिर्फ 4 दिन में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे कंप्लीट करा दूंगी, ये प्रॉमिस है मेरा। मैं सिर्फ और सिर्फ 4 दिन लूंगी जिसमें से आपके ये पेपर कंप्लीट करा दूंगी। उसके बाद मैं आपकी डेली लाइव क्लास लूंगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको इतना रिवीजन, इतनी प्रैक्टिस कराऊंगी। लेकिन आपको भी प्रॉमिस करना है कि आपको जितने भी हमारे प्रशिक्षु जुड़े हुए हैं और जो भी ये नए वीडियो को आज से देख रहे हैं, जो हमारे जुड़ने वाले हैं, जो आज से जुड़ चुके हैं, अगर वो नहीं भी जुड़े हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन साइड में उसको प्रेस कर लें, ताकि इस तरीके की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। और आप जब जुड़ जाएंगे उसके बाद जब ये आपकी सिर्फ और सिर्फ 4 दिन में और लूंगी, जिसमें आपके जितने भी बहुविकल्पी आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं सबको कंप्लीट करा दूंगी। कंप्लीट कराने के बाद क्या होगा, फिर आपके डेली आपकी ऑनलाइन क्लास होगी, जिसमें जो आपकी ऑनलाइन क्लास तो ये है ही, सॉरी, आपकी क्या बोलते हैं, लाइव क्लासेस होंगी। और लाइव क्लासेस में आपकी खूब ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस करा देंगे, ताकि वहाँ पर आप जैसे ही पेपर मिले आप फटाफट लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मुझे लग रहा है अनुवाद बनाने के लिए कहा गया। चलिए देखते हैं। कहा गया है कि हितम मनोहरिचा दुर्लभ वचा। कितनी अच्छी बात कहेगी कि हितम मनोहरिचा दुर्लभा, चलिए वचा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या इसका मतलब है। इसका मतलब ये है कि इस संसार में ऐसा मिलना कठिन, व्यक्ति मिलना कठिन है, यानी ऐसे लोग मिलना कठिन है जो आपके हित के लिए कभी भी बोले और उसकी वाणी में कठोरता भी ना हो।
क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा जो आपके सपोर्ट में बोले और वो आपके सपोर्ट में मीठा मीठा बोले? बहुत बिल्कुल नहीं देखा होगा। जब कभी भी वक्त पड़ता है आपका, जब कठिन वक्त, आपका बुरा वक्त आता है, तो आपके अपने भी आपको धोखा दे देते हैं, ठीक है। ऐसा वक्त आता ही नहीं। तो वही कहा गया कि इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, ऐसा मिलना बहुत कठिन है, जो आपके हित के लिए बोले और वाणी में कठोरता भी ना हो। अर्थात हितकारी बात मधुरता के साथ प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? दुर्लभ होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अनुवाद बनाया गया है, इसका अनुवाद पूछा गया है। कहा गया है कि सेवकः स्वकार्यम अकरोत्, यानी जो सेवक जो होता है वो अपने काम को स्वयं करता है। क्या करता है? सेवक जो होता है, सेवक ने अपना कार्य किया। इसमें इसका जो अर्थ है वो है सेवक ने अपना कार्य किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका पेपर है 2019। चलिए शुरू करते हैं। 2019 में देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2019 का पहला प्रश्न है आपका, संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। तो आपको पता है कि संस्कृत में लिंग जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जल्दी से बताइए। पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है और नपुंसक लिंग होता है, ठीक है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग जैसे लड़का हो गया, आदमी हो गया, ठीक है। स्त्रीलिंग जैसे कि माता हो गई और आपके क्या बोलते हैं बहन हो गई, ठीक है। श्री भी आपका, श्रीमती भी आपका स्त्रीलिंग में आता है। नपुंसक लिंग जैसे फूल जो है आपका नपुंसक लिंग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लट लकार, यहाँ पे हलंत लगना चाहिए। लट लकार का प्रयोग किस काल में किया गया है? मैंने अभी आपको बताया था लकार बहुत पूछे जाते हैं, तो लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लंग लकार भूतकाल। ये इसमें से कुछ पूछा गया होगा, चलिए देखते हैं। इसमें ये पूछा गया है कि गम धातु के प्रथम पुरुष बहुवचन रूप लिंग लकार में क्या है, ठीक है। तो गम धातु का जो बहुवचन जो है और प्रथम पुरुष में जो बहुवचन है वो क्या है? वो है अगच्छन। क्या है? अगच्छन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में आपके 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो, बालक जो आपका है ये बहुत इंपॉर्टेंट विभक्ति है, ठीक है। बालकः शब्द में प्रयुक्त विभक्ति और वचन कौन सा है? तो बालकः शब्द में प्रयुक्त विभक्ति और वचन जो है, चलिए देखते हैं। ये देखिए आपका बालकः मिल गया, इसमें कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है? तो ये जो आपका बालकः है इसमें तृतीय विभक्ति है। कौन सी विभक्ति? देखिए यहाँ से कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति है। और देखिए वचन कौन सा है? इसमें आपका क्या है? इसमें आपका बहुवचन है, ठीक है। तृतीय विभक्ति बहुवचन, ठीक है। क्या है आपका? तृतीय विभक्ति है और बहुवचन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि नवीनतम शब्द का हिंदी अर्थ लिखिए। तो नवीनतम का मतलब होता है मक्खन, मुलायम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 का पेपर आपका। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें देखिए इस तरीके से पूछा गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए। 2 पशु और 2 पक्षियों के नाम लिखो। अगर इस तरीके से प्रे करिए कि आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाए तो बेटर रहेगा। अगर आपको नाम देकर पूछा जाता है तो आप थोड़ा कंफ्यूज होते हो, अगर आपको उनके बारे में उनका अर्थ नहीं पता होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया कि 2 पशु और 2 पक्षियों के नाम लिखिए। तो देखिए एक चीज और आपको बता दूं, जो आपके जो संस्कृत में अनुवाद होते हैं वो भी रिपीट करते हैं, ठीक है। आप सोचो कि ये अनुवाद पूछ लिए गए हैं तो अगली बार मेरे पेपर में नहीं पूछे जाएंगे, या ये रिपीट नहीं किए गए तो मेरे पेपर में नहीं पूछे जाएंगे। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो भी अनुवाद पूछे गए हैं, जो भी आपके वाक्य को अर्थ पूछा गया है वाक्यों का, उनको रिपीट जरूर होगा, वो उनको पढ़कर जरूर जाइए, ठीक है। हो सकता है आपके पेपर में वो रिपीट कर जाएं, ठीक है। तो 2 पशु और 2 पक्षियों के नाम इस तरीके से पूछ लेता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको जो आता है वो लिख देते हो। तो 2 पशु और 2 पक्षियों के नाम मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट कई सारे लिख दिए हैं, आप उनको पढ़ लीजिए। जैसे ऊंट, ऊंट को हम क्या कहते हैं संस्कृत में? ऊंट को हम ऊष्ट्रा कहते हैं, ऊष्ट्रा, ठीक है। चीता को चित्रकः कहते हैं, बिल्ली को मार्जारी कहते हैं, घोड़ा को अश्वः, अश्व मतलब घोड़ा होता है, पर्यायवाची आपने पढ़ा ना घोड़े का, अश्व, तो उसको अश्वः। सियार को श्रृंगालः,
शेर को सिंहा कहते हैं, सिंह मतलब शेर होता है सिंहा, हाथी को हस्ती और हिरन को हरिना। ठीक है, चलिए दो पक्षियों के नाम, उल्लू को हम क्या कहते हैं, उल्लुका, क्या कहते हैं, उल्लुका। कबूतर को कपोता कहते हैं, मैना को सारिका कहते हैं, बाज को सेना कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके कुछ इंपॉर्टेंट भी हैं और मैंने ये करा भी दिए। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट किया है, क्वेश्चन नंबर 2 कि संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं। फिर से देखिए रिपीट किया हुआ है, तो संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, चलिए देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट किया है कि भविष्यतम काल के लिए किस लकार का प्रयोग, किस लकार को हम प्रयुक्त होता है, कौन सा लकार प्रयुक्त होता है, तो भविष्यतम काल के लिए लिट लकार का प्रयुक्त होता है, यानी लिट लकार का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है उत्तर नंबर 4। उत्तर नंबर 4 यानी प्रश्न नंबर 4 में ये कहा गया है कि विद्या ददाति विनियम का अर्थ बताइए। तो विद्या ददाति विनियम का अर्थ होता है कि विद्या ददाति विनियम का क्या अर्थ होता है, इसमें ये कहा गया है कि विद्वान इंसान अपने विद्या और ज्ञान से सर्वथा विनम्र रहकर अहंकार से दूर रहता है। यानी इसका पूरा मतलब आप इस तरीके से इस वाक्य को लिखेंगे कि वृक्ष पर जितना ज्यादा फल लगे हैं, वृक्ष की डालियां उन फलों के भार से झुक जाती हैं। यानी वृक्ष पर जितने ज्यादा फल लगते हैं तो वृक्ष की डालियां भार की वजह से, फलों के भार की वजह से क्या होती, झुक जाती हैं। वृक्ष की डालियां ठीक है झुक जाती, ठीक इसी प्रकार से वैसे ही विद्वान इंसान अपने विद्या और ज्ञान से सर्वथा विनम्र रहकर अहंकार से दूर रहता है और सबके सामने बहुत ही नरमी से पेश आता है और सबका आदर करता है और अवसर आने पर फलों से लगी डालियों के समान झुकना भी जानता है। ठीक है, देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि मति शब्द किस विभक्ति और वचन का है। तो मति यानी यहाँ पर बड़ी की मात्रा लगी, एक मति होता है, एक होता मति। तो देखिए मति क्या है, मति जो है आपकी द्वितीय विभक्ति है। क्या है, द्वितीय विभक्ति और बहुवचन है। ठीक है, क्या है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। ठीक है, कहाँ पे है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गम धातु के लंग लकार प्रथम पुरुष का रूप लिखिए। देखिए बहुत ज्यादा ये गम धातु पूछी गई है, आपको एकदम अच्छे से रट लेना है। तो इसका जो लिंग लकार है वो आपका क्या है, लिंग लकार यहाँ पे पूछा गया है। कौन सा लिंग लकार, क्या क्या पूछा गया है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कहा गया है कि लिंग लकार, गम धातु के लिंग लकार प्रथम पुरुष का रूप लिखिए। तो प्रथम पुरुष का आपको रूप लिखना है, तो प्रथम पुरुष का रूप आपको क्या लिखना है, तो प्रथम पुरुष का रूप क्या है, अगच्छति है। ठीक है, क्या है, अगच्छत है। समझ में आ गया, क्या है प्रथम पुरुष, अगच्छत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। अब आपका पेपर, और ये आपका लास्ट पेपर है 2022 जो आपका शुरू होता है, और देखते हैं इसमें कौन कौन से आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए इसमें फिर से क्वेश्चन रिपीट किया गया कि लिंग के 3 प्रकारों के नाम लिखिए। या कभी कभी इस तरीके से पूछ लिया आपका कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो लिंग के 3 प्रकार कौन है, क्या होता है लिंग के 3 प्रकार, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। कौन कौन से होते हैं, पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर से रिपीट किया गया है कि किन्हीं 2 पशुओं और 2 पक्षियों के नाम। देखिए 2021 में जो पूछा गया सेम क्वेश्चन आपके दोनों सेम क्वेश्चन आपके 2022 में भी पूछ लिए गए। देखिए एक भी साल का गैप नहीं किया और 2022 में पूछ लिया। तो जैसे मैंने भी आप बताया, ऊंट को ऊष्ट्रह कहते हैं, चीता को चित्रकाह कहते हैं, बिल्ली को मार्जारी कहते हैं, घोड़ा को अश्व कहते हैं। 2 लिखने मैंने 4 बता दिए, 8 बताए मैंने। ठीक है, सियार को श्रृंगाला कहते हैं, शेर को सिंहा कहते हैं, हाथी को हस्ती कहते हैं और हिरन को हरिना कहते हैं। ठीक है, चलिए और 2 पक्षियों के नाम, वही 2 पक्षियों के नाम, उल्लू को उल्लुकाह कहते हैं, कबूतर को कपोता, कौवा को काकाह कहते हैं, कोयल को कोकिला कहते हैं, गिद्ध को गिरधा कहते हैं, मैना सारिका होता है, बाज सेना होता है, बगुला वकाह कहते हैं, बतख को वर्तिका कहते हैं, मोर को मयूरा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया है कि फलेन शब्द का विभक्ति एक वचन लिखिए। विभक्ति एवं वचन लिखिए, यानी फलेन शब्द किस विभक्ति और किस वचन में आता है ये पूछा गया है। तो मैंने आपको पढ़ाया है कि ना जहां पे लगा होता है ए और ना लगा होता वहां पे क्या आता है,
तृतीय विभक्ति एक वचन क्या होता है? फलेन शब्द जो है वो आपका तृतीय विभक्ति एक वचन में आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप परेशान मत होइए, मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं 4 दिन के बाद आपको विभक्ति ही पढ़ा दूंगी। विभक्ति को बताऊंगी कैसे आपको एक विभक्ति से आपको 6-7 विभक्तियां याद हो जाएं और इंपॉर्टेंट वाली। ठीक है, परेशान मत होइए। रमा शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप लिखिए। मैंने पढ़ाया भी है आपको, जब ट्रिक बता रहे थे तब रमा में मैंने आपको बताया भी था। तो रमा शब्द का क्या है? सप्तमी विभक्ति एक वचन क्या हो जाएगा? रमायाम क्या हो जाएगा? रमायाम हो जाएगा। सप्तमी विभक्ति एक वचन पूछा है, ठीक है, रमायाम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? रमा। सप्तमी विभक्ति बहुवचन पूछा, सॉरी, तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन में क्या हो जाएगा? रमा का सप्तमी विभक्ति बहुवचन में रमासु हो जाएगा। आपको पता है सु लग जाता है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन में सु हो जाएगा, रमासु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया है? अनुवाद बनाने के लिए कहा गया है। इसमें कहा गया है कि उत्तिष्ठत जागृत प्रापय वरान्निबोधत। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो है वो मतलब होता है कि देखो, ये आपके कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है और ये कहा गया है कि यजुर्वेद से लिया गया है, कृष्णा के ऊपर कहा गया है और ये कहा गया कि हे मनुष्यों उठो जागो। यहाँ पे कृष्ण यजुर्वेद यानी हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि हे मनुष्यों उठो जागो, ज्ञानी मनुष्य के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। मतलब आप दुनिया में खोए हुए हो, सोए हुए बिन, कहते ना स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा है कि दुनिया में अगर व्यक्ति पढ़ा नहीं है तो वो जानवर के समान है। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने कहा कि हे मनुष्यों उठो जागो, ज्ञानी मनुष्य के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। ठीक है, किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद जी ने हमारे कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट किया है कि विधिलिंग लकार किसके अर्थ में आता है? तो चाहिए के अर्थ में किया जाता है। यानी कि चाहिए के अर्थ में किस लकार का प्रयोग किया जाता है? तो विधिलिंग लकार का प्रयोग चाहिए के अर्थ में किया जाता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कैसा लगा आपको, कैसी लगी क्लासेस, कितनी चीज़ें आपको समझ में आई, कमेंट्स में बताइएगा। आप लोग बहुत सा प्यार देते हो, बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है आज मैंने ये आपकी वीडियो आपकी सुबह के 11 बजे अपलोड कर दी थी और अपलोड करने के बाद पता नहीं क्या प्रॉब्लम मुझसे पता नहीं कैसे डिलीट होगी। सोचिए मुझे कितना बुरा लगा। मैंने PDF तैयार की, उसके बाद वीडियो अपलोड की। अपलोड करने में बहुत टाइम लगता है। उसके बाद क्या हुआ कि मुझसे वीडियो अचानक से एकदम से डिलीट हो गई। फिर से मुझे पूरा उतना ही काम करना पड़ा। अगर ये ना करना पड़ता तो मैं कुछ और आपको एक्स्ट्रा बता सकती थी। तो कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, कोई बात नहीं। तो कल मैं आपको कौन सी क्लास दूंगी वो तो कल आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए, तो आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे जितने भी प्रशिक्षु मुझसे जुड़े हुए हैं वो ये टारगेट लेकर चले कि उनको 90+ मार्क्स लाने हैं। अगर आप 90+ मार्क्स नहीं लाए तो मुझे ऐसा लगेगा मेरे पढ़ाने में कोई कमी रह गई थी। ठीक है, तो आप मुझे शर्मिंदा ना करें, इसलिए जल्दी से आप करना शुरू कर दीजिए। जल्दी से केके एजुकेशन को ज्वाइन कर लीजिए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और केके एजुकेशन में जो भी आपको क्लासेस पढ़नी है, सारी क्लासेस आपकी साइंस की भी मैंने बहुत अच्छे से डिटेल वाइज पूरी पढ़ाई हुई है। मैथ में आप लोग कह रहे थे, कुछ हमारे प्रशिक्षु कह रहे थे कि मैम बहुविकल्पी प्रश्नों को करा दीजिए। आप प्लेलिस्ट में जाइए और मैंने बहुत अच्छे से बहुविकल्पी प्रश्नों को कराया है। आप कैसे कह रहे हो कि मुझे क्या आपको वो वीडियो मिली नहीं? प्लेलिस्ट में जाइए, DLED फर्स्ट सेमेस्टर की जो प्लेलिस्ट है उस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको राजन सीरीज और पवन सीरीज के भी जो जितने भी आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनको भी काफ़ी अच्छे से मैंने सॉल्व करके बताया है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी के जो जितने भी बहुविकल्पी बनते हैं उनको सॉल्व किया है। इतना इनफ है, ज़्यादा मत पढ़िए। मैं हर वीडियो में कह रही हूँ ज़्यादा मत पढ़िए, ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, देखिएगा मेरे वही प्रशिक्षु अच्छे नंबर लेकर आएंगे जो अच्छे से जैसा जैसा मैं बता रही हूँ वैसे वैसे पढ़ रहे हैं। देखिएगा 90+ मार्क्स लेकर आएंगे। तो मेरे जितने भी प्रशिक्षु हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करिए, अच्छे से मेहनत करिए और टेंशन मत लीजिए। बिना टेंशन के मेहनत करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, एकदम मस्त होके बिंदास होके। ठीक है, इतना टफ नहीं है DLED, ये तो आपके 6 to 8 स्टैंडर्ड की बुक से आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। ठीक है, तो अगर आप चैनल को पहली बार जुड़े हैं चैनल पर तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि बहुत से लोगों को इस वीडियो का लाभ मिल सके।
ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।